स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी बैंड थ्योरी, जिसमें हमने कहा था कि ठोसों में चालकता को समझाने के लिए बैंड सिद्धांत का अपने उपयोग करते हैं और जो कि आणविक कक्षक सिद्धांत MOT पर आधारित है। और इसके बाद आज अपने पढ़ रहे हैं जो ठोसों में विद्युतीय गुण जो थे उसके आधार पर हमने ठोसों को 3 भागों में बांटा था, चालक, अचालक और अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में अपने पढ़ते हैं। अर्धचालक जिनको अपने बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो कक्ष तापमान को ये अचालक होते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये चालकता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो अर्धचालक होते हैं इनमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो शुद्ध होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो इनमें अशुद्धि को मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, शुद्ध अर्धचालक जिनको अपने नेज अर्धचालक भी बोल देते हैं। नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक। ठीक है, और एक ऐसे अर्धचालक हैं जो अशुद्धि से मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे इनको बोला जाता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। ठीक है, और ये जो अशुद्धि वाले हैं, अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्धि युक्त जो है, अशुद्धि अर्धचालक जिनको अपने बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक। तो सबसे पहले अर्धचालक के सामान्य डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अर्धचालक क्या होते हैं? जो कमरे के ताप पर तो ये कह दो कि अचालक होते हैं और ताप बढ़ाने पे जिनकी चालकता का मान बढ़ता है वो क्या लिया है? अर्धचालक। और फिर हमने ये कह दिया अर्धचालक है जैसे सिलिकॉन है, अकेला सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ठीक है, अकेला सिलिकॉन का क्रिस्टल है और सिलिकॉन में हमें पता है कि इसके संधि को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर को आप अपने ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से इनसे कंबाइंड होते हैं, जुड़े हुए। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई है, और जब तक मैंने इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई है ना, तो ये मैं ये कहूंगा कि ये क्या है? शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, लेकिन मान लो मैं इसके अंदर कोई अशुद्धि मिला दूंगा। ठीक है, ये जो है इसके अंदर अशुद्धि मिला दूं। अब अशुद्धि कौन से प्रकार की? ठीक है, अब ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन तो कौन से ग्रुप का है? ये है 14वें वर्ग का एलिमेंट है, 14वें वर्ग का एलिमेंट है। ठीक है ना, सिलिकॉन। ठीक है, अब इसमें एक मैं 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दूं। ठीक है, 13वें वर्ग के तत्व मिला दूं अशुद्धि के रूप, अशुद्धि के रूप में। तो क्या बनते हैं अपने पास? तो बनते हैं अपने पास P प्रकार के अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, और यदि अपने 15वें वर्ग के तत्व जो हैं वो अशुद्धि के रूप में मिलाए, अशुद्धि के रूप में मिलाए, इसमें 14वें वर्ग के तत्व होंगे। ठीक है, तो अपने पास बनते हैं N प्रकार के अर्धचालक, N प्रकार के अर्धचालक। अच्छा, ये जो 3 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, जैसे मैं इसकी बात करते हैं भाई 13वें, 14वें और 15वें ग्रुप में अपने पास में एलिमेंट अपने को पता है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 13, 14 और 15वें ग्रुप में तो देखो 15वें में फास्फोरस आता है, ये होते हैं।
ये होता है एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो 14वें वर्ग का एलिमेंट आया सिलिकॉन। इसमें मैं कहता हूं कि 13वें वर्ग का एलिमेंट मिला देता हूं। जैसे मान लो मैंने इंडियम मिला दिया या गैलियम मिला दिया, तो देखो 13वें वर्ग में हम ये पढ़ के आए हैं कि इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, NH2 और Np1 होता है। ठीक है, वैलेंस शेल में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, NH2 Np2, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने ऐसे ही डिनोट कर दिया। ठीक है, सबके सिलिकॉन के पास में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो मैंने कहा ये तो बन गया शुद्ध अर्धचालक या इनको नए अर्धचालक आपको कह सकते हैं, है ना। ये इस प्रकार से इसमें अरेंजमेंट है। लेकिन मैं कहूं कि इसके अंदर ये जो शुद्ध अर्धचालक था, इसके अंदर मान लो मैं 13वें वर्ग का कोई एलिमेंट मिला देता हूं। जैसे मैंने मान लो कि गैलियम मिला दिया, तो गैलियम मिला दिया तो देखो किस प्रकार से जाएगा। ये पहले मैं नॉर्मल क्रिस्टल बना लेता हूं सिलिकॉन का। ये सिलिकॉन का मैंने क्रिस्टल बना लिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसमें अशुद्धि के रूप में 13वें वर्ग का एलिमेंट मिलाना है। तो मान लो मैंने ये 13वें वर्ग का एलिमेंट मिला दिया, यहाँ पे मैंने कहा इंडियम या गैलियम मिला। ठीक है, ये मैंने यहाँ मिलाया। लेकिन इसमें इंडियम में है क्या, इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गई 1 2 और ये 3। ठीक है, और ये जगह वैकेंट रहती है, फुल रहेगी, है ना, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 ही है। जबकि यहाँ सिलिकॉन में प्रत्येक सिलिकॉन के पास में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब होता क्या है कि इसके अंदर ये जो रिक्त कक्षक है, ठीक है, ये जो रिक्त स्थान है या रिक्त कक्षक है, इसको ये जो होल है, इसी को अपने इस होल को या इस छिद्र को यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है पॉजिटिव धनावेश कहा गया। बस धनावेश में यूं नहीं कह रहा कि यहाँ पे प्लस आवेश है, बस इस होल को पॉजिटिव कहा गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इस होल के कारण क्या होता है, क्योंकि ये जगह है, इस जगह के कारण क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नियर बाई के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको घूमने के लिए स्पेस अवेलेबल हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन अपने को पता है गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो अपने कहेंगे विद्युत चालकता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा तो यहाँ पर क्या है कि ये जो होल होते हैं, इन होल के कारण जो होती है ना, ये 3 प्रकार के चालक होते हैं, इनकी अतिरिक्त चालकता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 प्रकार के चालकों की चालकता, अतिरिक्त चालकता किसके कारण होती है, होल के कारण होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जबकि देखो मैंने यहाँ पे कहा था ये शुद्ध अर्धचालक है, तो बोले शुद्ध अर्धचालक में ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ती है, ऐसा क्यों। एक्चुअली क्या होता है, जब अपने ताप बढ़ाते हैं तो होता है क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ताप बढ़ाने पर क्या होते हैं, स्टेप पर आ जाते हैं, और या तो ये फ्री हो जाते हैं। ये ताप बढ़ाने पर ये बॉन्डेड जो होते हैं थोड़े वीक हो जाते हैं, और वीक होने के कारण क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री हो जाते हैं। ठीक है, फ्री रूप से मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, और मूव करेंगे तो अपने कहेंगे चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो ताप यहाँ पे शुद्ध चालक में क्या था, ताप बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर चालकता देते हैं, जबकि यहाँ पे ताप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये होल है, इस होल के कारण क्या है, सामान्य ताप पर भी ये अच्छी खासी चालकता को प्रदर्शित कर देते हैं, जबकि शुद्ध चालक होता है सामान्य ताप पर चालकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, अचालक होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब अपने बात करते हैं P प्रकार के चालक, सॉरी N प्रकार के चालक। ठीक है, तो देखो यहाँ N प्रकार के चालक क्या है, मतलब कोई भी 15 वर्ग के एलिमेंट को अशुद्धि के रूप में मिलाना है। पहले मैं क्रिस्टल बना लेता हूं, सिलिकॉन का मैंने क्रिस्टल बनाया है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। इस बार अपने को क्या करना है, 15
अशुद्धि के रूप में मिला है। ठीक है, अब जो यहाँ पे मैंने अशुद्धि के रूप में इस 15वें वर्ग का एलिमेंट ये जो है आर्सेनिक मिला। अब इसमें क्या है कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 वाला इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है। ठीक है, जबकि प्रत्येक सिलिकॉन के पास में तो 4 इलेक्ट्रॉन है ना। इसका क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या ज्यादा है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने के कारण ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना या ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी अतिरिक्त चालकता होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दो या कह दो ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, और इसी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रकार के चालकों की अतिरिक्त चालकता होती है। तो ये इसमें तो एक बार फिर से ध्यान दो। पहली बात चालक तो ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जो सामान्य ताप पर चालक होते हैं और ताप बढ़ाने पर चालकता जिनकी बढ़ती है अचालक है। 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्धि, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, निरंतर चालक में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती। इनकी विशेषता होती है कि ये जब ताप बढ़ाएंगे तो ये चालकता प्रदर्शित करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ये जो बंद होते हैं मेटेलिक धातु जो बंद होते हैं, ठीक है, ये कमजोर पड़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ऐसे ही अशुद्धि युक्त अर्धचालक जिसको एक्सपेंसी कहते हैं, तो इनमें क्या करते हैं नेज अर्धचालक में अशुद्धि को मिला के ये बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेज अर्धचालक में जब अशुद्धि को मिलाया जाता है तो यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। ठीक है, इसको अपमिश्रण भी कहते हैं, ध्यान रखना अपमिश्रण। ये बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, अपमिश्रण किसे कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, नेज अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धियों के रूप में 13वें या 14वें 13वें या 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाया जाता है और यह प्रक्रिया डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है। ठीक है, अच्छा आपको ये कहें कि अपमिश्रण का उपयोग लिखो तो 3 प्रकार के n प्रकार के चालक बनाने के लिए अपमिश्रण विधि का उपयोग किया जाता है। अपमिश्रण कह दो या डोपिंग। ठीक है, और परिभाषा कौन से तो क्या लिखोगे, शुद्ध अर्धचालक या कह दो नेज अर्धचालक या डायरेक्ट लिख दो अर्धचालक। अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अशुद्धि के रूप में 13वें या 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाया जाता है और यह प्रक्रिया डोपिंग या अपमिश्रण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि 3 प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जब नेज अर्धचालक में 13वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो 3 प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और 3 प्रकार के अर्धचालकों की अतिरिक्त चालकता का कारण क्या है, तो आप लिखोगे यहाँ पे होल होते हैं कारण। ठीक है, पाए जाने वाले चीज। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अतिरिक्त चालकता का कारण क्या है, तो यहाँ होल होता है। ऐसे n प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, n प्रकार के अर्धचालक जब अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में 15 वर्ग के तत्वों को मिलाया जाता है तो बने अर्धचालक n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। और इनमें अतिरिक्त चालकता का कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात हमने कर ली चालक, अर्धचालक और अचालक के बारे में, और ठोसों से संबंधित हमने बैंड सिद्धांत भी पढ़ लिया। एक मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बुक के अंदर जो है चालक, अचालक और अर्धचालक तीनों की चालकता प्रास का मान दिया हुआ है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के अंदर, तो वो भी आप याद रखें। ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। चालकता प्रास का मान आपको दिया हुआ है 10⁻27 की रैंक के अंदर है। अच्छा, अब अपने इस लेसन में बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे पास चुंबकीय। चुंबकीय तो देखो, कोई भी पदार्थ हो, अब ठोस है तो हम कह रहे हैं ठोस में मिल क्या परमाणु है। कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। मतलब कोई भी ठोस हो या पदार्थ हो उसमें परमाणु तो होते हैं। अच्छा, परमाणु होते हैं तो परमाणु में देखो क्या होता है, परमाणु के मध्य में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, नाभिक, है ना। और इस नाभिक के चारों ओर कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर गति कर रहे हैं इसको अपने
क्या बोल देते हैं इसको अपने, ये जो है इसकी जो ये है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति है ना, परिक्रमण गति, या ये इसको अपने कक्षक बोलते हैं, इसलिए अपने इसको ये भी बोल सकते हैं कक्षीय गति, ठीक है ना। ये इसकी कौन सी गति है, कक्षीय गति, ठीक है। अच्छा उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये अपने अक्ष पर भी घूमता है, ये इसका अक्ष हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमता है, इसको अपने बोलते हैं अक्षीय गति, अक्षीय गति, या इसको बोल सकते हो आप घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति, ठीक है, अक्षीय गति, ठीक है। इन दोनों गतियों के कारण, अब देखो एक बात साफ साफ है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने जो बताया था, मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बात बताई थी कि कोई भी जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, तो उससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं, है ना। और जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे तो अपने ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण कहते हो या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हो, चुंबकीय बल कहते हो, एक ही बात है ना। तो जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका अर्थ है कि इससे चुंबकीय बल रेखाएं या कहते हो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है ना। अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है या कहते हो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, तो ये चुंबकीय आघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है ना, वो इन दोनों गतियों का सम है, ठीक है। इसकी कक्षीय गति और इसकी अक्षीय गति, इन दोनों ही गतियों का क्या होता है, सम। यदि मैं ये कहूं कि इसका कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या है, म्यू टोटल कितना है, म्यू टोटल, ठीक है। तो दोनों गतियों के कारण, ठीक है, मैं इसको ये कह देता हूं, ये तो हो गया कक्षीय गति, स्पिन, चक्रण, ये इसको ये बोल दो म्यू एस, ठीक है। और इसको आप कह दो, ये मैंने इसको कह दिया म्यू एन कह दिया, ठीक है। इसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ म्यू एन, और इसके कारण जो उत्पन्न हुआ म्यू एस, तो ये जो म्यू टोटल हुआ म्यू एस प्लस क्या हो गया, म्यू एन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी ठोस होता है उसमें परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर भी गति करते हैं और वो अपने अक्ष पर भी गति करते हैं, और इन्हीं दोनों गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है इन दोनों का क्या होता है, सम होता है, ठीक है। अच्छा अब ये जो इसका अर्थ होगा, और यही कारण है कि कोई भी परमाणु होता है ना, तो एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है वो, तो उसका कारण भी यही होता है क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते हैं, और उसकी गति से कोई आवेशित पार्टिकल जब गति करता है तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग उससे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा इस चुंबकीय आघूर्ण है ना, इस चुंबकीय आघूर्ण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस चुंबकीय आघूर्ण को ध्यान में रखते हुए हमने ठोस जो है इसके 5 पार्ट बनाए हैं, ध्यान दो। एक तो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरे है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। जो चुंबकीय आघूर्ण जो है, चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर या कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण की क्षमता के आधार पर हमने चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों को देखते हुए उनको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, तीसरा मैं यहां लिख रहा हूं लो चुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय, ठीक है। और एक होते हैं प्रति लो चुंबकीय पदार्थ, प्रति लो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और लास्ट है फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। अब देखो ये क्या है, मान लो मैं ये कहूं कि अभी हमने बात की थी कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन है अपने नाभिक के चारों ओर भी गति कर रहा है, अपने कक्ष में गति कर रहा है और अपने अक्ष पर भी गति कर रहा है ना। तो ये जो गतियां है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो गति कर रहा है, ठीक है, इससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा कि कोई पदार्थ है, मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड में मान लो वो दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड में वो दुर्बल रूप से आकर्षित हो रहा है। ऐसे पदार्थ जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो, दुर्बल रूप से आकर्षित हो, दुर्बल रूप से आकर्षित, किसमें दुर्बल रूप से आकर्षित हो, ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को अपने क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। अच्छा, एक इनकी एक विशेषता होती है, एक तो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, किसमें कह रहा हूं भाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अच्छा, एक इनकी ये विशेषता होती है कि इनके अंदर अयूनिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयूनिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, अयूनिक इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें उपस्थित होते हैं। अच्छा, जबकि प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, प्रतिचुंबकीय में इनमें क्या होता है, ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय, ठीक है, और इनके अंदर एक विशेषता होती है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, युग्मित इलेक्ट्रॉन अवस्था होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, याद रखो युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवस्था नहीं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक अपने बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो अनुचुंबकीय में देखो एग्जाम्पल की बात करें हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो है इसका ऑक्सीजन, ठीक है, ये तो बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है, आप इसको याद रखें। क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन, ये जो अणु है, यदि इस अणु के चुंबकीय गुणों की व्याख्या अपने विपिटी सिद्धांत से करते हैं ना, तो ये प्रतिचुंबकीय प्राप्त होता है। वही अपने इसकी व्याख्या एमओटी सिद्धांत से करते हैं ना, तो ये अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, जबकि वास्तव में भी ये वास्तविक रूप से भी ये क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। और ये एक ड्रॉबैक है विपिटी थ्योरी का, ठीक है ना, कि विपिटी सिद्धांत जो होता है वो ऑक्सीजन अणु के अनुचुंबकीय व्यवहार को नहीं समझाता है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें कि इसकी अनुचुंबकीय व्यवहार को समझाया कौन से सिद्धांत से जाता है, एमओटी से, और विपिटी इसके बारे में क्या कहती है, प्रतिचुंबकीय, और वास्तविकता में इसका चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार क्या होता है कि ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा और मैं कहूं तो आप Br+3 ले लो, Fe+2 ले लो, है ना, ये इस प्रकार से होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आप इसमें ले सकते हो। इसके अंदर बात करूं मैं प्रतिचुंबकीय में, आप वाटर ले लो, NaCl ले लो, इंपॉर्टेंट है, वाटर NaCl इसमें इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, लो चुंबकीय में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब होता क्या है कि लो चुंबकीय पदार्थों में प्रबल रूप से आकर्षित होने का मीनिंग क्या होता है, देखो लो चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं ना, इनमें क्या होता है, लो चुंबकीय पदार्थों में कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमने क्या कहा था कि मेटल आयन जो होते हैं, जो मेटल आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डिप होते हैं। धातुओं में ऐसा ही होता है, धातुओं में तो ऐसा ही होता है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए धात्विक आयन है ना, ये हमने कहा धातुओं में ऐसा होता है ना। अब होता क्या है कि ये जो धात्विक आयन है ना, ये जो धात्विक आयन है, ये धात्विक आयन क्या करते हैं, ये धात्विक आयन जब चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ये तीन आपस में मिल गए, इन्होंने ग्रुपिंग कर दी, इन्होंने ग्रुपिंग कर दी, इन्होंने ग्रुपिंग कर दी, है ना, तो ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये ग्रुपिंग जो होती है ना, इसको बोला जाता है डोमेन। इन धात्विक आयनों का ये जो हिस्सा होता है, धात्विक
आयनों का गुच्छा, ये क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ठीक है, अब जब चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखते हैं ना, तो ये गुच्छा जो होता है ना, ये गुच्छा क्या होता है? ये गुच्छा ही प्रबल रूप से आकर्षित होता है। ठीक है, अब पहले तो ये जो सामान्य रूप से मैं ये कहूं कि इनको मैंने इनकी जीवजैव व्यवस्था बना दी, ये इनकी मैंने ये कहा कि ये गुच्छा था, इनको मैंने ऐसे एरो के निशान से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो ये तो है चुंबकीय क्षेत्र जब नहीं लगाया गया था तब डोमेन की व्यवस्था की। डोमेन है क्या? धात्विक आयनों का गुच्छा है। ठीक है, तो कुछ पदार्थों में धात्विक आयनों के जो गुच्छे बनते हैं, तो वो गुच्छे क्या होते हैं? वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित या प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर हमने इनका नाम रखा है लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और प्रेरित चुंबकीय। ठीक है, इनमें ये नहीं है कि दुर्बल रूप से कोई काम होगा, प्रबल रूप से ही इनमें वर्क होता है, कोई ना कोई वर्क होता है तो प्रबल रूप से होता है। ठीक है, तो इनमें धात्विक आयनों का जो गुच्छा होता है वो डोमेन होता है। जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे, तो मैंने कहा जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, अब ये डोमेन व्यवस्थित हो गए। अब ये सारे के सारे डोमेन अगर ऐसे व्यवस्थित हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र में सभी डोमेन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपने क्या? सभी डोमेन है सब बराबर है, सभी डोमेन एक दिशा में व्यवस्थित हो जाए तो इसको बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, है ना। और मान लो कि ये डोमेन है इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए, एक दूसरे के विपरीत व्यवस्थित हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और मान लो इनकी कोई फिक्स व्यवस्था नहीं, कभी एक ऊपर आ गया, दो नीचे आ गए, फिर मैंने कहा दो ऊपर आ गए, फिर एक नीचे आ गया, इस प्रकार से कोई भी ऐसी फिक्स व्यवस्था नहीं। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में इनको बोलते हैं प्रेरित चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप इसमें क्या करना, एग्जाम्पल वगैरह भी याद रखना। एग्जाम्पल है जैसे इसके अंदर मैग्नेटाइट है, एग्नेटाइट है, ये आप इसमें लिख सकते हो। Fe3O4 जो होता है ना, Fe3O4 वगैरह है ना, ये आप इसमें याद रखें। ठीक है, एक बेंजीन का एग्जाम्पल आता है, वो भी इसी के अंदर आता है, प्रति बेंजीन का। ठीक है, प्रबल रूप से कोबाल्ट वगैरह के एग्जाम्पल है, तो वो आप इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह जो भी है आप बुक से जो है, जो भी बुक में अपने एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो आप एग्जाम्पल करें। ठीक है, तो ये चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय गुण है, इनके बारे में आपको सामान्य सी जानकारी ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि चुंबकीय व्यवहार कोषों के कितने प्रकार के हैं, तो कुल प्रकार पूछे तो आप कहोगे 5 प्रकार। ठीक है, डोमेन के आधार पर गए तो 3 प्रकार के। डोमेन क्या है? धात्विक आयनों का गुच्छा जो होता है, इसको अपने क्या बोलते हैं? डोमेन। और चुंबकीय क्षेत्र में डोमेन की व्यवस्था के आधार पर चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय गुण कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय समझ आएगी आपको, प्रबल रूप से आकर्षित और प्रतिकर्षित। ठीक है, जबकि यहाँ पे प्रबल रूप से ही होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हो, मैं ये कहूँगा इन सब में सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण किसका होता है? तो भैया याद रखना, म्यू मैक्सिमम किसका होता है, क्योंकि इसमें डोमेन बन रहा है और प्रबल रूप से आकर्षित हो रहा है, तो म्यू मैक्सिमम इसका होता है। सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण इसका, लोह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में मैं ये कहूं कि प्रतिलोह चुंबकीय का क्या होता है, तो ध्यान रखो इसका म्यू बराबर 0 होता है, मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं ना, इनका भी म्यू बराबर चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। अब बात रही अनुचुंबकीय और प्रेरित चुंबकीय है ना, तो अनुचुंबकीय प्रेरित चुंबकीय में मैं बात करूं तो अनुचुंबकीय वाले होते हैं, इनमें कोई कैंसिल आउट का तो प्रॉब्लम होता ही नहीं, है ना। अनुचुंबकीय में इससे थोड़ा सा ये कह दो, इनसे थोड़ा सा कम होता है और इनसे भी कम इनमें रहता है। ठीक है, 0 वाले याद रखना और मैक्सिमम वाले याद। ठीक है, म्यू मैक्सिमम किसका होता है? लोह चुंबकीय। अच्छा, एक और है, लोह चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है, इसीलिए अपने इसका उपयोग होता है ना स्थायी चुंबक बनाने में करते हैं। ठीक है ना, स्थायी चुंबक बनाने के लिए अपने लोह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण ये होता है कि इसके अंदर डोमेन जो होते हैं ना, वो एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं और जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित
होते हैं, ठीक है, और इसी के कारण से इनका उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। तो ये लेसन अपना कंप्लीट हुआ सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे सेकंड लेसन सॉल्यूशन के बारे में। ओके।